नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। दिल्ली पुलिस दिल्ली में क्राइम कम करने के चाहे जितने मर्जी दावे कर ले, लेकिन इस जाते हुए साल की कोरी सच्चाई ये है कि दिल्ली में क्राइम कम होने की बजाय लगातार बढ़े और इस बात की तस्दीक खुद दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड करता है। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की वारदात के बाद पूरा देश गुस्से में था और बदले साल के साथ आवाम का गुस्सा भी बढ़ता चला गया। 2013 की पहली सुबह का आगाज भी सड़कों पर प्रदर्शन के साथ हुआ और फिर राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर हो गया और लगने लगा कि बिना कड़े कानूनों के महिलाओं की सुरक्षा संभव नहीं। लेकिन ना तो महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगी और न ही क्राइम ग्राफ कम हुआ। आज हम आपको जाते हुए साल की उन बुरी खबरों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से साल 2013 काला साल बन गया। साल 2013 में 16 दिसंबर के बाद मानसिकता बदलने की बात कही गई, लेकिन 2013 में धर्मगुरु से लेकर पत्रकार और पूर्व जज फंसते नजर आए। कभी गुड़िया तो कभी पत्रकार, बस नाम बदलते गए, लेकिन यौन शोषण के मामले नहीं थमे। इस साल भी कुछ ऐसे ही मामले हुए जिसने झकझोर कर रख दिया। ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या बेशक पुलिस और सरकार चाहे कितने भी सुरक्षा को लेकर दावे कर लें, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। साल 2013 में साल की सबसे बड़ी सुपारी भी दी गई, जिसमें बीएसपी के नेता रह चुके अरबपति दीपक भारद्वाज को मौत के घाट उतारा गया। साल 2013 में बेंगलुरु में एक ऐसी वारदात भी हुई जिसकी खौफनाक तस्वीरें देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एटीएम के अंदर एक शख्स ने महिला पर हंसिया से कई वार किए, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसने सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोल दी। साल 2013 में फिक्सिंग का भूत भी दोबारा लौट आया, जिसने श्रीशांत समेत कई खिलाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। और साथ ही पुलिस ने इस साल कुछ ऐसे आतंकियों को भी गिरफ्तार किया जो पूरे देश के लिए खतरा बने हुए थे। तो साल 2013 एक तरह से अपराध जगत से जुड़ी खबरों का साल रहा। लगभग हर हफ्ते कोई न कोई खबर समाज पर दाग बनकर सामने आती रही। कुछ खबरों ने पुलिस पर सवाल उठाए तो कुछ ने लोगों की मानसिकता पर, और फिर शुरू हुआ धरना और प्रदर्शन का दौर जो लगभग पूरा साल चलता रहा। हालांकि इस मंथन से निकलकर कुछ कड़े कानून भी बने, लेकिन अपराधियों पर उनका असर होता दिखाई नहीं दिया। नए साल की शुरुआत बुरी खबर से हुई। देश भर में कई जगहों में नया साल तक नहीं मनाया गया, क्योंकि 13 दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद देश की बहादुर बेटी निर्भया ने सिंगापुर में दम तोड़ दिया। लोगों का गुस्सा राजपथ पर दिखाई दिया, जिसके बाद जस्टिस वर्मा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। लेकिन उसी दौरान 5 साल की मासूम गुड़िया को एक दरिंदे ने अपना शिकार बनाया और 16 दिसंबर के जख्मों को ताजा कर दिया। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई। पीड़ित लड़की 15 अप्रैल से लापता थी। घर वालों ने गांधीनगर थाने में बच्ची की किडनैपिंग की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। 17 तारीख को लापता बच्ची अपने ही बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे से मिली। बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी। 5 साल की मासूम के साथ जो हैवानियत की गई, उसे सुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदों की शिनाख्त उसी बिल्डिंग में नीचे रहने वाले मनोज और उसके दोस्त प्रदीप के तौर पर हुई। 16 दिसंबर की तरह लोग इस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। उधर बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि गांधीनगर पुलिस थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे 2000 रुपए देकर मामले को दबाने की पेशकश की थी। पुलिस ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने आरोपी मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर और प्रदीप को लखीसराय से गिरफ्तार किया। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया और साथ ही दिल्ली पुलिस को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इस पूरे केस को रफा दफा करने के लिए एक पुलिस वाले ने परिवार को रुपए की पेशकश की, जिससे खाकी पर दाग और गहरे हो गए। साल जैसे जैसे आगे बढ़ा, धर्मगुरु आसाराम और नारायण साईं यौन शोषण के आरोपों में फंसते चले गए। दोनों बाप बेटों पर एक के बाद एक कई आरोप लगे, लेकिन इस घटना ने संत समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनके अंदर किस तरीके के हैवान पनपने लगे हैं। धर्मगुरु आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के लिए
साल 2013 सबसे ज्यादा मनहूस साबित हुआ। अगस्त महीने में आसाराम के ही छिंदवाड़ा गुरुकुल की छात्रा ने आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि कैसे जोधपुर आश्रम में इलाज के बहाने उसे बुलाकर आसाराम ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। 21 अगस्त को पीड़िता ने दिल्ली के कमला मार्केट थाने में आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। हालांकि एफआईआर 0 एफआईआर थी, जिसे 21 अगस्त को जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। मामले की जांच में जुटी जोधपुर पुलिस ने आसाराम को पूछताछ के लिए 30 अगस्त तक का वक्त दिया, लेकिन जब आसाराम पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त की रात को उन्हें इंदौर आश्रम से गिरफ्तार कर लिया। इस बीच 6 अक्टूबर को सूरत की 2 बहनों ने जहांगीरपुरा थाने में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया, लेकिन नारायण साईं रातों रात गायब हो गया। लिहाजा 7 अक्टूबर को गुजरात पुलिस को नारायण साईं के खिलाफ एलओसी खोलनी पड़ी, लेकिन नारायण फिर भी पुलिस के सामने नहीं आया। नारायण की तलाश में सूरत पुलिस ने देश भर में छापेमारी की, लेकिन वो नहीं मिला। हर बार नारायण पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। 29 अक्टूबर को नारायण के खिलाफ कोर्ट नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर चुकी थी। नारायण को आखिरकार 3 और 4 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत कुरुक्षेत्र के पास से गिरफ्तार कर लिया और फिर पूछताछ में नारायण ने कबूला कि उसके पीड़िता से संबंध हैं और साथ ही 9 और महिलाओं के साथ भी संबंध हैं। नारायण ने अपने आश्रमों की साधिकाओं से नाजायज संतानों की बात भी कबूल ली है। फिलहाल बाप बेटे की ये जोड़ी सलाखों के पीछे है, लेकिन जिस तरीके के संगीन आरोप इन पर लगे हैं, साथ ही पुलिस को जांच के दौरान जो सबूत मिले हैं, उन्हें देखकर यही कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि इन बाप बेटे की जोड़ी को बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी पड़े। एक तरफ संत के चोले में बाप बेटे की जोड़ी सलाखों के पीछे पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी कलम से लोहा मनवाकर तहलका मचाने वाले पत्रकार तरुण तेजपाल पर भी अपने ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया। तरुण तेजपाल खोजी पत्रकारिता का एक ऐसा चेहरा था जिसने साल 2001 में बीजेपी के नेता बंगारू लक्ष्मण को खुफिया कैमरे में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कैद किया। तो इसी तरुण तेजपाल ने अपने खुफिया कैमरे में क्रिकेट की दुनिया के सितारे अजय जडेजा और अजरुद्दीन का मैच फिक्स करने का मामला सबके सामने उजागर किया। नतीजा ये कि दोनों केसों के बाद अजय जडेजा और अजरुद्दीन का करियर खत्म हो गया। तो वहीं बीजेपी के बंगारू लक्ष्मण सलाखों के पीछे जा पहुंचे। लेकिन इस साल के नवंबर महीने में तरुण तेजपाल की तहलका मैगजीन में काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर आरोप लगाया कि उसने गोवा के एक होटल की लिफ्ट में उसका यौन शोषण किया। तरुण तेजपाल ने मेल के जरिए महिला पत्रकार से माफी भी मांगी और खुद को 6 महीने के लिए तहलका से अलग कर लिया। लेकिन तरुण तेजपाल की ये मेल लीक हो गई और फिर मीडिया जगत से लेकर राजनीतिक खेमे में हलचल मच गई। ये मांग उठने लगी कि गोवा पुलिस को सुओ मोटो के तहत मामला दर्ज कर तरुण तेजपाल को गिरफ्तार करना चाहिए। गोवा पुलिस ने सुओ मोटो के तहत यौन शोषण का मामला दर्ज किया और फिर दिल्ली आकर तहलका के मैनेजिंग एडिटर से घंटों पूछताछ की। वही मामला सामने आने के बाद तरुण तेजपाल कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने के लिए कोशिश करते रहे। उनकी ये कोशिश बेकार गई और आखिरकार उनको गोवा पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। हालांकि तरुण तेजपाल ने पहले तो पीड़ित के मेल के जवाब में अपनी गलती मानी थी, लेकिन बाद में तरुण तेजपाल ने सारे आरोपों से पलटते हुए कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे और पीड़िता के बयान तरुण तेजपाल को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी थे। कभी समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी कलम से जंग लड़ने वाले तरुण तेजपाल फिलहाल अभी सलाखों के पीछे हैं और पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। तरुण तेजपाल पर लगे आरोप साल 2013 की सुर्खियों में छाए रहे। तभी सामने आया एक लॉ इंटर्न का चौंकाने वाला खुलासा जो उसने अपने ब्लॉग के जरिए किया। इस बार यौन शोषण के आरोप एक पूर्व जज पर लगे थे और आरोपों के मुहाने पर थे जस्टिस A.K. गांगुली।
घटना बीते साल क्रिसमस ईव के दिन घटी थी। क्योंकि घटना को 1 साल हो चुका था, लिहाजा मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक कमेटी बनाई गई। अटॉर्नी जनरल इंदिरा जयसिंह ने एक अंग्रेजी अखबार के जरिए पीड़िता के बयान को सार्वजनिक कर दिया और इस तरह जस्टिस ए.के. गांगुली का सच सामने आ गया। इस बीच ड्यूक के पूर्व प्रोफेसर एन.के. सिंह ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में इस मामले में जस्टिस ए.के. गांगुली के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन पुलिस इस मामले में अब तक एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज कर पाई क्योंकि ना तो पीड़िता का ही बयान अब तक उन्हें मिल पाया और ना ही उसकी ओर से उन्हें कोई शिकायत दी गई। ये पहला मामला था जब किसी पूर्व जज पर यौन शोषण के आरोप लगे हों। फिर खुद को पाक और साफ बताने के लिए न्यायपालिका की तरफ से टीम गठित की गई, लेकिन बावजूद इसके ये पूरा मामला कानूनी कार्रवाई के नाम पर शून्य पर टिका हुआ है। महिलाओं के लिए महफूज समझे जाने वाली माया नगरी मुंबई से साल भर महिला अपराध से जुड़ी हुई खबरें आती रहीं। महिला पत्रकार के साथ मुंबई में हुए गैंगरेप की घटना ने कभी न थमने वाली मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। अपनी रफ्तार के लिए जाने जाने वाली मुंबई कुछ देर के लिए रुक गई। ऐसा लगा कि मुंबई भी दिल्ली की राह पर चल पड़ी है। 22 अगस्त की शाम को शक्ति मिल्स के बाहर रेलवे ट्रैक पर अपने सहयोगियों के साथ दफ्तर की तरफ से सौंपे गए काम के सिलसिले में गई फोटोग्राफर से फोटो की परमिशन दिलाने के नाम पर शक्ति मिल में 5 लोगों ने गैंगरेप किया। महिला ने यह वाकया ऑफिस को बताया, जिसके बाद उसे मुंबई के ही एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। इस घटना में 5 आरोपी फरार थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने स्केच तैयार किया और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, जिसमें एक आरोपी 18 साल से कम उम्र का था। पुलिस के मुताबिक उसके पास 5 आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। 5 में से एक आरोपी नाबालिग है, जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। इन आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इससे पहले भी उन लोगों ने कई लड़कियों का शक्ति मिल कंपाउंड में ही गैंगरेप किया था, जिसके बाद पता चला कि इसी साल महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप से पहले 31 जुलाई को ही 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। निर्भया केस के बाद मुंबई पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कई दावे किए। कंप्लेंट बॉक्स से लेकर आइस नाम का सॉफ्टवेयर तक बनाया, लेकिन सब नाकाम साबित हुए। बढ़ते क्राइम के चलते मुंबई को आर्थिक राजधानी की जगह क्राइम कैपिटल का तमगा दिया जाने लगा। अपराध 2013 में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।